Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ariba Khalil and I am clinical psychologist in Karwani Hayat Psychiatric Care and Rehabilitation Center. सबसे पहले करवानी हाथ के प्लेटफॉर्म से मैं सब देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ मेरे साथ मौजूद मिस इकरा, मिस वज़मा, इनसे सैयद वजह के लिए भी खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो लाइव सेशन का हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ यूथ, जिस पर हमारे साथ जो है गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल की जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें फिजिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस शामिल हैं। लेकिन आज का जो सेशन का हमारा फोकस है वो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस की तरफ रहेगा, जो कि आज की यंग जनरेशन या यूथ जो है फेस करती है। जिस पर सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट गेस्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, मिस इकरा महमूद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं करवानी है साइकेट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जो कि आज के फर्स्ट चैलेंज के बारे में बात करेंगी, जो कि है बुलिंग। अस्सलाम वालेकुम मिस इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मिस इकरा, सबसे पहले आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताएं सबसे पहले आम अल्फाज में कि बुलिंग होती क्या है, और इसके अलावा जो है हमारी यूथ को किन किन बुलिंग के हवाले से कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर बुलिंग को बहुत एक आसान अल्फाज में डिफाइन किया जाए तो एक ये रिपीटेटिव यानी कि एक दोहराया हुआ इस तरह का एक्ट होता है। एक ऐसी हरकत होती है जो बंदा बार बार दोहराता है और उसका थीम जो है वो एग्रेसिव होता है, यानी कि टारगेट ये होता है कि किसी तरीके से सामने जो विक्टिम है उसको किसी वे से हार्म पहुँचाया जाए, अल्फाज के ज़रिए या थ्रेट्स के ज़रिए किसी भी और वे से उसको हार्म पहुँचाया जाए। तो वो एक बुलिंग है, जिस अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मज़ीद डिस्कस होंगे, बट या आसान अल्फाज में बुलिंग ये होती है। आजकल हमारी यूथ के अंदर अगेन ये चैलेंज है, बुलिंग हो रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो रही हैं जिसमें हमारे पास फिजिकल बुलिंग भी है। बहुत सारी किस्में होती है बुलिंग की। एक फिजिकल होती है और हमारे पास एक इमोशनल बुलिंग होती है, सोशल बुलिंग होती है और एक साइबर बुलिंग होती है। अगर थोड़ा सा इसको और ज़रा डीप डाइव करें तो फिजिकल बुलिंग यानी कि सामने आपके सामने कोई बुली कर रहा है, स्कूल सेटिंग में कर रहा है, ठीक है। अगर यूथ कोई काम कर रही है तो वो वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिजिकली या तो आपको कुछ उसको कोई हार्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे, दे माइट ट्राई टू फिजिकली हिट यू, और या वो ये कर सकते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दें, कोई आपकी चीज़ तोड़ दें, ठीक है। तो वो फिजिकली बुलिंग होगी। दूसरा हमारा इमोशनल बुलिंग आ जाता है, यानी कि जिसमें आप जज्बाती तौर पर किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि नेम कॉलिंग होता है, या किसी को कोई चिढ़ लगा देना, उस नाम से बुलाना, बार बार उसको चिढ़ाना, उसके फिजिकल फीचर्स को लेके चिढ़ाना, यानी वो चश्मा पहनता है तो उस पर जो उसको फिर चिढ़ाना शुरू कर देना, उसके वेट पर चिढ़ाना शुरू कर देना, और वो रिपीटेडली बार बार करना, ठीक है, जिससे उसको इमोशनली अफेक्ट हो रहा है, तो वो इमोशनल बुलिंग ना। फिर हमारे पास सोशल बुलिंग आ जाती है, जो कि अगेन हमारे यूथ में जो हमारा फेस होता है, यूथ को उसमें ऑब्वियसली हमारे दोस्त वगैरह काफ़ी बनते हैं। तो सोशल बुलिंग के अंदर ये होता है कि फ्रेंड्स का जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बन गया, वो आपको एक्सक्लूड कर दें, बाहर निकाल दें उस ग्रुप से, ग्रुप की बातें आपसे शेयर नहीं कर रहे, आप इस तरह से फील कर रहे हो कि ऐसे आप एक आउटलायर हो ग्रुप के अंदर, आप उस ग्रुप का पार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो सोशल बुलिंग होती है। फिर लास्ट वाली जो सबसे कॉमन लाइक आज को जो ट्रेंड पर चल रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, वो साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग क्यों इतनी कॉमन हो रही है सरीबा? क्योंकि ईजी एक्सेस सबसे आसान चीज़ थी, उसमें जो बुली होते हैं वो बच जाते हैं, यानी कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाता है। ऑब्वियसली जब आप फिजिकली किसी को बुली करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं आपको उसी वक्त, राइट। लेकिन साइबर बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एनोनिमसली कर रहे हो, तो अगले को पता भी नहीं होता कि आप किसी से बुली कर रहे हो। और जैसे कि आज का जो हमारे यूथ है, हम लोग सब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, और गेम में लॉबीज होती है, गेम के चैट रूम्स होते हैं, हमारे इंस्टा लाइव वगैरह होते हैं, इंस्टा पर पोस्ट वगैरह डालते हैं, उसमें कमेंट सेक्शन होता है, तो उसमें ट्रोलिंग के ज़रिए, हरासमेंट के ज़रिए किसी के इंस्टा लाइव पे कमेंट करके किसी को जो है उसकी आईडी फेक आईडी बना के उसको थ्रेट देना, या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन लीक कर देना। तो इस तरह की फॉर्म्स है जो साइबर बुलिंग के अंदर होती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है।
थैंक यू सो मच मिस इकरा। जैसे कि मिस इकरा ने बहुत आसान अल्फाज में हमें बुलिंग की डेफिनेशन या उसका तारुफ बताया। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी इकरा कि बुलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इसके अलावा आजकल की यंग जनरेशन में इसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बुलिंग का क्या असर पड़ रहा है, और कोई शख्स अगर कोई पर्सन बुलिंग का शिकार हो चुका है तो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट उससे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल मिस करेगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगेन बिहेवियर, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हार्मफुल है। मेंटल हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इस जज्बाती तौर पे या मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसमें डिप्रेशन में जा सकता है बंदा, एंजाइटी का शिकार हो सकता है। उसके अलावा जो लोनलीनेस उसमें आ सकती है, आइसोलेटेड हो सकता है, दोस्तों से मिलना छोड़ देगा, किसी से बात करना छोड़ देगा, कॉलेज जाने के बहाने ना जाने के बहाने ढूंढेगा कि मैं कॉलेज में जो काउंसलर है या फिर सुपरिटेंडेंट है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये सारी चीज़ हो रही है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्म करना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। बाजू का नहीं करती है तो इन्फॉर्म, क्योंकि थोड़ा सा डर होता है, उस वजह से बता भी नहीं होते, और बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मसला कोई भी चीज़ हो, शेयरिंग इज द की। आप इसको अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का खुद भी ऐसा फीचर है कि आपसे बन के निकलता है, तो आप देखें एग्जैक्टली, तो आप देखें कि आपके घर में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, क्या आप लोगों का एक दूसरे से बात करने का एक ऐसा अंदाज है जिसमें आप एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो, बुरे लफ्ज़ बोल रहे हो, और वही बच्चा वो या वो जो बड़ा हो है जब वो यूट्यूब पे चलेगा उसमें वही चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यू नीड टू सी दैट, ठीक है। और अगर ऐसा है तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड बाकी ये कि अगर कोई आपकी फैमिली में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड आपको नज़र आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा किसी से, शेयर नहीं कर रहा, तो ऐसा मत करें कि वो उसको अकेले जाने दें कि बस सो रहा है तो जाए सो जाए, कमरे में कोई वो नहीं है, जाए उसके पास जाए, उससे पूछे ज़रूर पूछें कि तुम्हारा दिल कैसा गया आज का, तुम क्यों उदास हो, कंफर्टेबल हो उससे बात करने में, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, शेयर करो। ये कुछ स्ट्रैटेजीज, इसके अलावा और ये लेकिन अगेन कंसिडरिंग द टाइम लिमिटेशन, तो ये स्ट्रैटेजीज बहुत हेल्प कर सकती हैं इस चैलेंज को, क्योंकि हमारे यूथ बहुत फेस कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस इकरा। जैसा कि आप सबने देखा कि मिस इकरा ने बुलिंग के हवाले से हमें डीपली डिस्कस किया कि बुलिंग होता क्या है और इसका असर आजकल की यूथ पे, यंग जनरेशन पर पॉजिटिव नेगेटिवली कैसे असर पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि हम जो शख्स बुलिंग का शिकार हो चुका है, हम उसको किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप लेवल पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस इकरा। इसके बाद हम जो है मिस वक्मा वाहिद की तरफ जाएंगे, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं करवाने हयात में, जो कि हमारे नेक्स्ट चैलेंज पर बात करेंगी, दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ हार्म। सो सबसे पहले मिस वक्मा आप मुझे बताएं कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है और ये किस तरीके से डेवलप होती है। सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो खुद एतमादी का नाम है, यानी इंसान को खुद पर कितना एतमाद है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और the kind of person we think we are, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी एबिलिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज, ये सब चीज़ें जो है ना कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम हमारी बनती कैसे है, हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी हैव, एंड हमारी जो डेवलपमेंट होती है हमारे एक्सपीरियंसेस से ही होती है, हमें कैसे ट्रीट किया जाता है हमारे बचपन में, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी सेल्फ एस्टीम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो है बचपन में आपके जो एक्सपीरियंसेस, आपने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट फेस किया है, इसके अलावा आपके पेरेंटल रिलेशनशिप जो है वो इतने फ्रूटफुल, इतने हेल्दी नहीं होते, आपके रिलेशनशिप जो है आपके सिबलिंग्स के साथ इतने हेल्दी नहीं है, और आपने जो है फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज को जो है विटनेस किया है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो बचपन से अब तक जो है आपकी ज़िंदगी में रही हैं। आपने शुरू से ये सुना है कि महंगाई बहुत हो रही है, या खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फला बिल जो है पे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम जहाँ रहते हैं, हम बचपन से जो है चीज़ें हम फेस करते हैं, तो ये चीज़ जो है ना बहुत नेगेटिवली हमें हमारी मेंटल हेल्थ को भी डेवलप कर रही होती है, बहुत नेगेटिव हम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमने बचपन से जो है ना पॉजिटिव चीज़ें सुनी होती है अपने बारे में, या हमने एप्रिसिएशन सुनी होती है, या हमें लोगों ने प्रेस किया होता है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। तो हमारी सेल्फ एस्टीम दो तरह की, हेल्दी है और एक क्या है, लो सेल्फ एस्टीम है। अगर हमारी जो सेल्फ एस्टीम है अगर हेल्दी है, तो वहाँ पर हम जो है ना ओपन टू क्रिटिसिज्म होते हैं,
हम लोग जो है फीडबैक को देते भी हैं और लेते भी हैं। एक कॉम्प्लीमेंट गिवन एंड टेक का रिलेशन होता है। और अगर हमारी सेल्फ स्टीम जो है लो कैसे होती है कि हम जो है ना कॉन्स्टेंटली खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं और हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ गलत हो जाती है, हमारी मिस्टेक नहीं भी है, तो हम कहते हैं इसमें मेरी गलती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और इंफीरियर समझते हैं। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी सेल्फ स्टीम को और जिससे हमारी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। बहुत शुक्रिया मिस पद्मा। जैसा कि सेल्फ स्टीम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस पद्मा मेरा आपसे ये होगा कि सेल्फ स्टीम की अहमियत क्या है किसी की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में, और जो हमारी आजकल की यूथ है, यंग जनरेशन है, वो सेल्फ स्टीम को किस तरीके से बेहतर कर सकती है, बेहतर बना सकती है। अब सेल्फ स्टीम जो है प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में कि हम अगर बड़े होकर हमारी शख्सियत कैसी बनती है, तो सेल्फ स्टीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टीम अगर सेकंड सवाल क्या था आपका, कैसे हम बेहतर बनाए, हमारी सेल्फ स्टीम ना खराब ऐसी होती है, हम लोगों को यस यस कहते हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो प्रैक्टिस सेइंग नो। अगर हम ना कहेंगे ना, तो हम बाउंड्री सेटिंग कर रहे हैं। और किसी भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन होती है ना, वो बाउंड्री सेटिंग है। अगर बाउंड्री सेटिंग है तो हमारा रिलेशनशिप हेल्दी होगी, स्टेबल रिलेशनशिप चल सकता है। इसके अलावा आपका जो है ना फर्म बिलीव होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए अपने आप के ऊपर दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, और यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। If you respect yourself, people will respect you, and if you don't respect yourself, then how you can expect other people to respect you? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ओपन टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर हम क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होते हैं ना, तो एक हेल्दी टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जो जितनी भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, वो पहली बार में कामयाब नहीं होते। बहुत ज़्यादा फेलियर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा लॉस उनको फेस करते हैं, उसके बाद वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो हमें एक्नॉलेज करने चाहिए अपनी मिस्टेक्स, और उसके बाद ये देखना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का सेल्फ स्टीम लो होता है ना, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, मौका आएगा, वो करिश नहीं शो करेंगे। हो सकता है वहाँ पे फेयर हो सकता है कि बचपन से उनके लेवल लगा हो कि दुकान डू दिस, यू आर फेलियर, यू आर स्टूडेंट, यू आर यूजलेस पर्सन। तो इस तरह के लेवल जो बचपन से हम सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रिशिएट करना खुद को मत भूलें। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपैरिजन। हम अपना कंपैरिजन करते हैं और लोगों के साथ, इसको अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो मवाजना करना। कंपैरिजन आपको हमेशा अपने साथ होना चाहिए, औरों के साथ कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्टेप 1 किसी के स्टेप 5 के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है वो 3 महीने से स्टेप 5 पे एफर्ट कर रहे हैं, स्टेप 5 पे पहुंचा है, आपके 2 दिन अभी नहीं हुए। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंपैरिजन मवाजना अपने साथ करें रादर देन अदर पीपल। थैंक यू सो मच मिस पद्मा। जैसे कि मिस पद्मा ने लो सेल्फ स्टीम, हाई सेल्फ स्टीम की डेवलपमेंट के बारे में हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। और आज का जो दूसरा मेन इम्पोर्टेंट मिस पद्मा का ये था कि सेल्फ हार्म। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे मिस पद्मा कि आप किस तरीके से हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएंगे कि लो सेल्फ स्टीम जो है, जैसे कि आपने अभी बात की थी, तो वो सेल्फ हार्म को किस तरीके से लीड कर सकती है। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हमारी जब सेल्फ स्टीम लो होती है ना, तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अगर मेरी बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट है और बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की है, मैं उनको नहीं देखूंगी, मैं उनको इग्नोर करूँगी, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड होगी कि वो सब कर सकते हैं, तो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ना लैक ऑफ सेल्फ केयर भी आप यहाँ पे आ जाएगा कि मैं चीज़ों को जो है एक्नॉलेज नहीं करी, एक्सेप्ट नहीं करी, जितनी भी मेरी कामयाबियाँ हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ केयर आ जाएगा। जब आपकी सेल्फ केयर कम होती है, तो यानी कि आपकी हाइजीन, आप उसका भी ध्यान नहीं करोगे, आपकी एपेटाइट, आप सेल्फ केयर में ना हो सकता है कि आपकी एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट आप कमा ही नहीं रहे, और हो सकता है आपकी ओवर ईटिंग हो। तो ये दोनों चीज़ें ना आपकी दोनों आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये लैक ऑफ सेल्फ केयर है। इसके अलावा आपकी जो है कंसंट्रेशन को खराब कर सकती है बहुत ज़्यादा, आपका फोकस सही नहीं रहेगा। अगर आप स्टूडेंट भी हो या आप कहीं पे काम भी करते हो, आप बर्न आउट हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ये सेल्फ हार्म ही है। सेल्फ हार्म सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने सर जहाँ जाके एक्सप्लेन करेंगे,
कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप किसी सक्सेस से दूसरी तरफ चले गए हो, ये सेल्फ हार्म है। सेल्फ हार्म बहुत तरीकों से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस फरहीन। अब हम अपने आज के सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो कि है ड्रग अब्यूज। इस पर मैं बात करना चाहूँगी अपने नेक्स्ट फैसिलिटेटर सैयद नजानत अमीन नकवी साहब से। तो सर मुझे ये बताएं कि आजकल का जो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल की हमारी यूथ फेस कर रही है, विच इज़ ड्रग अब्यूज। तो आप क्या समझते हैं कि ड्रग्स के जो एडिक्शन आजकल की हमारी यूथ में बढ़ रही है, उसकी रीजंस क्या है, उसकी वजूहात क्या हो सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कारवाने आया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात को डिलीवर कर सकूँ, अपने मैसेज को आगे पहुँचा सकूँ। तो देखें, जो ड्रग्स एडिक्शन का जो रुझान हमारी यूथ में जो बढ़ता जा रहा है, ये बहुत बड़ा जो है एक कंसिडरेबल इशू है और हमारी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है, क्योंकि हमारी करंट और हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो स्ट्रेंथ उसको कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो मेजर रूट कॉज है, वैसे तो बहुत सारी रूट कॉज हैं, अगर हम दो मेजर रूट कॉज को हम पकड़े तो वो ये है, एक तो लैक ऑफ अटेंशन एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अटेंशन में हम ये देख सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो पेरेंट्स की सुपरविजन का ना होना, पेरेंट्स की जो है बॉन्डिंग का अपने बच्चों के साथ जो है ना होना। क्योंकि आजकल यूथ में एक सबसे बड़ा मसला ये कि उनकी जो फैमिली डायनामिक्स है वो बड़े पुअर नजर आते हैं, यानी कि उनकी जो पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बहुत खराब है। इवन के अक्सर मदर्स ने मुझे रिपोर्ट किया कि उनके जो बच्चे ड्रग्स एब्यूज या नेगेटिव एटीट्यूड्स की तरफ चले गए थे, उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि हमने जो है सुपरविजन नहीं दे सके, हम उनको सुपरवाइज नहीं कर सके बिकॉज आर strict end of this guidance, because आजकल वुमेन भी वर्किंग वुमेन है, डिफरेंट सेटिंग्स में वर्क कर रही, तो वो बच्चों के साथ अटैचमेंट, वो टाइम शेयरिंग, वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। जिसका नुकसान क्या होता है कि बच्चे तो जाहिर सी बात है सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो इंटरेक्शन को घर से नहीं मिल रही होती तो वो बाहर से मिल रही होती है, और बाहर कुछ ऐसे फिर वो पीयर प्रेशर्स होते हैं, सोशल सेटिंग्स होती हैं, या उनके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्टेड होते हैं, वो उनके साथ जो है इंगेज हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो फिर ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसमें जो रीजंस होते हैं ना, बेसिकली जो एक यूथ की जो एक साइकोलॉजी है, एक टू फील बेटर एंड टू फील गुड। क्योंकि देखिए, जिंदगी में बहुत सारे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर हम बच्चों में जो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस देखें, लाइक स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड, जिसमें हम चाइल्ड अब्यूज देखते हैं, जिसमें फिजिकली अब्यूज भी हो सकता है, जिसमें साइकोलॉजिकली अब्यूज भी हो सकता है, जिसमें इमोशनली एंड सेक्सुअली अब्यूज भी हो सकता है। तो ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जो है ट्रॉमा आता है। इसके अलावा घर का एक वायलेंट एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट वाला एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा एकेडमिक प्रेशर बच्चों पर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस है जो कि यूथ को, बच्चों को मज़ीद वल्नरेबल बना देते हैं, उनके अंदर मज़ीद टेंडेंसी को जो है क्रिएट कर देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उनके माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होती है, और हमारे ब्रेन के एक मैकेनिज्म में, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस बॉडी में जाता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसको फाइट करने के लिए। तो जब ब्रेन पर कोई स्ट्रेस आता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है कोपिंग स्किल्स की तरफ जाता है। तो चूंकि ड्रग्स इंटेक या ड्रग्स एडिक्शन है, ये लर्न बिहेवियर है जिसको हम अपने सोशली कांटेक्ट से, सोशल एनवायरनमेंट से लर्न कर रहे होते हैं, लाइक अपने दोस्तों से या फिर सोशल सेटिंग से। और समटाइम तो इतना बड़ा बैरियर भी बनना होता है कि घर से हिस्ट्री मिली होती है। लाइक अक्सर हमने देखा कि पेरेंट्स जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, या उनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो ड्रग्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट से बच्चा, जो यूथ है, वो लर्न कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपका ब्रेन किसी स्ट्रेसर्स वाली सिचुएशन में जाता है तो कोपिंग स्किल्स को जनरेट करने लग जाते हैं। उस वक्त एक बड़ी इंस्टिंक्ट विश होती है टू फील गुड, और टू फील गुड इस चीज को फुलफिल करने के लिए ये ना ड्रग्स सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। क्योंकि हमारी यूथ में सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इमीडिएटली किसी भी नीड का पूरा हो जाना। तो जब आपका ब्रेन किसी स्ट्रेस में जाता है तो ब्रेन को कंफर्ट जोन में आने की नीड होती है, और आपके जो ड्रग्स है वो इमीडिएटली इस नीड को जो है फुलफिल करते हैं। लाइक जो अदर रिसोर्सेज है, लाइक एक्सरसाइज, लाइक ईटिंग गुड फूड, और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके डोपामिन को तो रिलीज करते हैं और आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन जो ड्रग्स होते हैं वो इमीडिएटली आपके इस नीड को जो है फुलफिल कर रहे होते हैं।
तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि यूथ को जो है ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। और जो दूसरा मैंने फैक्टर बताया जो मेजर रूट कॉज है वो लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम यूथ को एजुकेट नहीं कर पा रहे होते कि ड्रग्स से क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि ड्रग्स के एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं उनमें पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, लाइक यूफोरिक मूड, यानी मूड का बहुत अच्छा हो जाना, हाई रिलैक्सेशन, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन आफ्टर द लॉन्ग टर्म कंजम्पशंस एंड फ्रीक्वेंट इन्वॉल्व द ड्रग्स टेकिंग, उसके बाद जो है ना बच्चे या कोई भी पर्सन जो ड्रग्स ले रहा होता है फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हो रहा होता है। इसमें बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे होते हैं और सीवियर फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर वजाहत। जैसे कि आपने देखा कि सर वजाहत ने हमें बहुत अच्छे से ड्रग्स के रुझान के जो वजूहात हैं, जो रीजंस हैं, बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, जैसे कि हम सब ने देखा है कि जो ड्रग्स एडिक्शन है, नशे की जो लत है, उसके बहुत सीवियर नुकसान हैं, Yes. ना सिर्फ हमारी जहनी सेहत पर बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत पर। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी शख्स जो है वो नशे की लत में, ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हो जाता है? जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं हमारी जो यंग यूथ है, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऐश का, आइस का और दूसरे नशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह होती है जिसमें कोई भी शख्स जो है वो नशे का आदी बन जाता है? यस मैम, वही बात आ जाएगी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हमारे जो यूथ हैं वो ड्रग्स के ड्रॉबैक्स और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। लाइक वो मिसाल के तौर पर आप हैश की बात कर रही है, कैनबिस की बात कर रही है, अल्कोहल की बात कर रही है या कोकेन की बात कर रही है, वो इसको जस्ट एक सिगरेट जो है कंसिडर कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक स्मोकिंग या वेप। ये सब्सटेंस में नहीं आते, सही, ये भी आपकी जो है ना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन सब्सटेंस में नहीं आते। ये सब्सटेंस में आपके हैश, कैनबिस और कोकेन, अल्कोहल, ये सारी चीजें आ रही होती है। तो उसको जो है ना जस्ट एक स्मोकिंग या जो है आपका वेप, इस टाइप की चीजें जो है कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर वही बात है कि ड्रग्स से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या होता है कि यूफोरिक मूड, जब आप ड्रग्स लेना इंटेक करते हैं तो आपके जो है डोपामिन सेंटर्स बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं, ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और एक रश अमाउंट में आपका डोपामिन रिलीज होने लग जाते हैं। तो वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इससे क्या होता है आपका जो ब्रेन के पूरा रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो जो है अफेक्ट हो जाता है और ड्रग्स के लेने के बाद आपका जो है बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्स कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई काम आपने किया, उस काम के करने से आपको खुशी हुई, उस काम के करने से आपको रिलैक्सेशन मिली, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो काम करने का दोबारा से दिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने चाय पी, चाय से मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे चाय के लिए फिर दिल करेगा। तो जब कोई भी शख्स ड्रग्स इंटेक करता है तो उसका जो है डोपामिन सेंटर बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेट हो जाता है और इमीडिएट उसकी ग्रेटिफिकेशन फुलफिल हो रही होती है और उसका जो बिहेवियर होता है वो हाईली रिइंफोर्स हो जाता है फॉर द फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम में फिर वो ड्रग्स इंटेक करता है, उसका बिहेवियर और रिइंफोर्स हो जाता है और जैसे ही रिइंफोर्समेंट का जो रेशियो बढ़ता रहता है उसकी जो एडिक्शन वहाँ पर जनरेट हो जाती है, वहाँ पर डेवलप हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रेन आपका मजीद जो है ड्रग्स की और उसकी हाई डोज की डिमांड कर रहा होता है और फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्लेजर आपको ड्रग्स से मिल रहे होते हैं वो आपकी जो है खत्म हो जाते हैं और फिर वो ड्रग्स आपके ब्रेन को, आपकी मेंटल हेल्थ को जो है ना सीवियरली डैमेज करने लग जाते हैं, नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं और फिर वो पर्सन कोई भी हो वो ड्रग्स पर टोटली डिपेंडेंट हो जाता है। और आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी महसूस होती थी, माजी में आपका डोपामिन पहले रिलीज होता था, अब किसी भी काम से आपका डोपामिन रिलीज नहीं होगा, आपको खुशी महसूस नहीं होगी अनटिल कि आप जो है ड्रग्स कंज्यूम करें। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि वी ऑल आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम थोड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में भी आपके साथ पूछेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से बहुत से इश्यूज का शख्स को, ग्रुप ऑफ पीपल को सामना करना पड़ता है। लेकिन सर आप हमें ये बताएं कि ड्रग एडिक्शन की वजह से कौन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है किसी पर्सन में, ग्रुप ऑफ पीपल में आ रहे हैं? यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज आ रहे होते हैं। अगर हम अपनी यूथ की बात करें तो डिप्रेशन बहुत हमें देखने को मिल रहा है। डिप्रेशन में यूथ को बहुत ज़्यादा लैक ऑफ प्लेजर और पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट कर देना, ख़त्म हो जाना और किसी से बातचीत ना करना, सोशली विड्रॉल,
ये सारी चीज़ें जो हमें डिप्रेशन में देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा बच्चों में, यूथ में जो ना एंटी सोशल बिहेवियर भी आने लगता है, जिसमें स्टीलिंग करना, किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, और जो आपके जनरल घर के या स्कूल के या मुआशरे में जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉस हैं, जो कानून है, उनको वायलेट करना, उनको तोड़ना। सही। इसके अलावा कंडक्ट बिहेवियर इश्यूज आ रहे होते हैं, जिसमें किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करना, फाइटिंग बिहेवियर उनके अंदर जो ना पैदा होना। इसके अलावा सोशल एंजाइटी इश्यूज आ रहे होते हैं, जिसमें आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्कूलिंग अवॉइडेंस बिहेवियर आने लगेगा, यानी वो बहाने से स्कूल ना जाने की जो ना बातें करेंगे और स्कूल को अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो जो है डिक्लाइन होगी। इसके अलावा सोशल एंजाइटी में, सोशल की वजह से जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा सोशल आइसोलेशन के इश्यूज आ रहे होंगे। तो ये मेंटल इश्यूज उनके अंदर आ रहे होते हैं, जिसको हम एड्रेस करके इस चीज़ को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बच्चा हमारे जो यूथ है वो किसी ड्रग्स की या किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा है। इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, वो मैं पेरेंट्स के लिए डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपको अपने बच्चों में या टीचर्स के लिए भी डिस्कस करना चाहूँगा, अगर उनको स्टूडेंट्स में ये चीज़ें नजर आए तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अगर बच्चा सडनली अपने जो है ना फ्रेंड सर्कल को चेंज कर दे, यानी उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो पहले उसके दोस्त डिफरेंट थे, लेकिन अचानक से उसके जो ना दोस्त चेंज हो गए, इट्स मीन कि वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले उसके जो फ्रेंड्स थे वो नॉन ड्रग एडिक्टेड थे। अब जाहिर सी बात है उसको ड्रग्स की नीड हो रही है, वो ड्रग्स इंटेक कर रहा है, तो वो नई दोस्त बनाने की जो ना कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर वो माँ बाप से बार बार जो है ना पैसों की जो ना डिमांड कर रहे हैं, बार बार पैसों की तलब कर रहा है कि मुझे पैसे देने पैसे, तो ये चीज़ भी चीज़ को इंडिकेट करती है। इसके अलावा बच्चों की फिजिकल हेल्थ सडनली जो ना डिक्लाइन कर रही है, उसकी जो बच्चों की हेल्थ है वो सडनली कमजोर हो रही है, ये चीज़ भी चीज़ को इंडिकेट करती है। इसके अलावा उनके जो है जी हाँ बिल्कुल एकेडमिकल ग्रेड्स अगर सडनली डिक्लाइन करें, बच्चे की जो है पढ़ाई में परफॉर्मेंस पहले सुपर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा ऐसा वो चीज़ जो है ना खराबी की तरफ जा रही चीज़ थी, ड्रग्स एडिक्शन को डिक्लाइन करी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं, हम बच्चों को अपने करीब कर सकते हैं, उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके ख्यालात को हम समझ सकते हैं कि बच्चों को आपकी किस चीज़ की ज़्यादा जो नीड है। तो अगर मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की इमोशनल बॉन्डिंग होगी, टीचर की इमोशनल बॉन्डिंग होगी यूथ से बच्चों के साथ, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो किसी ना नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि सर वजाहत ने ड्रग एडिक्शन के हवाले से बहुत से इश्यूज का जिक्र किया और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया, तो सर इन दी एंड और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें कुछ प्रिवेंशन के हवाले से बताएं। लाइक हम जो है पाकिस्तान कंट्री अदर कंट्री जिसमें रहते हैं, हम ऐसे कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसमें ऐसे कौन से प्रिवेंशन को यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो आजकल की यूथ में हमारे इस तरफ ड्रग्स का रुझान बहुत बढ़ रहा है, उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। यस, पहले तो वही असेसमेंट के बाद जो चीज़ें वजह बनी है हमने उनको दूर करने की जो कोशिश करनी है, और इसमें जो सबसे पहला जो एक प्रिवेंटिव मेजर है वो है अवेयरनेस। हम जो है बच्चों के साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी अवेयरनेस दें, और स्कूल सेटिंग्स में और कॉलेज सेटिंग्स में और यूनिवर्सिटी सेटिंग में इसके बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, और अपनी यूथ को जो ड्रग्स के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए। इसके अलावा यूथ के जो फैमिली डायनामिक्स हैं, जो पुअर है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके जो फैमिली टर्म रिलेशनशिप्स उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा हम जो है उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स टाइप की एक्टिविटीज़ या इस किस्म की जो हेल्थी एक्टिविटीज़ है ना, उनमें बच्चों को ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। आजकल हमारी यूथ क्या है कि पूरा दिन घर पे बैठ के पबजी गेम्स खेलना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, तो इससे ऑलरेडी उनकी एक मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ जो ना जल्दी चले जाते हैं। तो उनको स्पोर्ट्स टाइप की एक्टिविटीज लाइक कैंपिंग्स, एडवेंचर्स और ट्रैवलिंग, पिकनिक्स और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक आर्ट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व करें, और वो जिंदगी के एक मकसद प्रोवाइड करें कि भाई अल्लाह ने आपको इस दुनिया में जो भेजा, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। लेकिन जिसके सामने जिंदगी का मकसद होता है, जिंदगी का रैशनल होता है, उसकी जिंदगी के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आई डोंट थिंक उस तरफ जाने का कभी सोचेगा भी। और जिसके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, तो डेफिनेटली फिर इन चीज़ों को जन्नत तलाश करेगा। और मैं समझता हूँ जिसको अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया, उससे ज़्यादा पुरसुकून इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता।
तो ये जो मेरी आवाज़ है इंशाल्लाह आई थिंक पैरेंट्स तक पे भी इंशाल्लाह जाएगी, टीचर्स के हवाले से भी जाएगी, तो गवर्नमेंट लेवल पर जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास पॉलिसी मेकिंग्स के अथॉरिटीज हैं, उन तक ये बात जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको जो है ना सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखें, बल्कि इसको अप्लाई करें। बिकॉज देखिए किसी भी कंट्री की जो सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है ना वो यूथ है, और हमारे पास कोई अदर रिसोर्सेज नहीं कि आगे हम द फ्यूचर अपने मुल्क को जना किसी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। सिर्फ एक यूथ आपके पास एक फाउंडेशन है। अगर आप सोचें आपकी यूथ जो है इस ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी स्किल्स एंड स्ट्रेंथ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, सो वी हैव नो अदर फाउंडेशन कि हम उसको यूटिलाइज करके अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें। बहुत शुक्रिया। आज के लाइव सेशन का जो टॉपिक था चैलेंजेस ऑफ यूथ, वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इसमें ना सिर्फ हमारे एक्सपर्ट ने आपको इनके अवेयर किए इन टॉपिक्स के बारे में जो कि बुलिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ हार्म और ड्रग अब्यूज था, बल्कि उनकी प्रिवेंशन और सोल्यूशन के बारे में भी बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी नॉलेज से आप देखने वाले नाज़रीन की नॉलेज में भी ज़रूर इजाफा हुआ होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह।